हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर में आगे मूव करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ, लिखिए टॉपिक का नाम बेटा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। ओके, तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, तब कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहले हमने देखना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, लिखिए बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी changes with change in concentration, changes with change in concentration। कंसंट्रेशन में क्या है, इसका कैसे चेंज होगा? तो देखो, जब आप डाइल्यूशन करोगे, ठीक है, डाइल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, आप सॉल्वेंट को ऐड करोगे और जैसे ही आप सॉल्वेंट को ऐड करते हो तो कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन में चेंज करोगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, तो हमें दोनों के बारे में सीखना है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ साथ कैसे चेंज होता है। और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। ठीक है, पहले हम कंडक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। तो देखिए, डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, डाइल्यूट कर रहा हूं। अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, ऑन डाइल्यूशन, बताओ क्या होगा। डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड करते हो तो उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम विल इंक्रीजेस। ऑब्वियसली बात है, डाइल्यूशन आप जब कर रहे हो तो आप क्या करो, सॉल्वेंट को ऐड करो। जैसे ही आप सॉल्वेंट को ऐड करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बताओ कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। क्या ये बात समझ में आती है? जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी वहां पर, ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो लिखिए यहां पर टॉपिक, लिखिए टॉपिक क्या मतलब कि पॉइंट है, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस। क्यों कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है? तो सिंस ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम will increases and concentration will decreases. So number of ions per unit volume will decreases। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जब आपने डाइल्यूशन किया तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? तो देखो, वॉल्यूम क्या होता है, डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे? तो देखो, पहले मान लो कि आपके पास 100 ml वाटर था, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, वो उसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। इस 100 ml में अभी आपके पास है 500 आयंस। कितना आयंस है, 500 आयंस है। तो बताओ पर ml पे कितना आयंस आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कितना आयंस आ रहे हैं,
पर एमएल पे 5 आयंस आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस सॉल्यूशन को, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया बाय एडिंग सॉल्वेंट। ओके, मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दिया। सॉल्वेंट ऐड करके मैंने ले लिया इसको 500 ml। इसका वॉल्यूम कितना कर दिया मैंने, 500 ml कर दिया। बताओ आयंस कितने रहेंगे इस कंडीशन पर? ऑब्वियसली बात है आयंस तो वही रहेंगे ना 500, क्योंकि मैंने सॉल्यूट थोड़ी ना ऐड किया है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी ऐड किया है, मैंने तो क्या ऐड किया है, मैंने तो सॉल्वेंट ऐड किया है। तो सॉल्वेंट ऐड करने पर वॉल्यूम तो आपका बढ़ गया, लेकिन आयंस तो वो के वही रहेंगे। तो अब मुझे बताओ पर एमएल पर आयंस कितना होगा? एक आयन होगा। क्या होगा? तो हुआ क्या इससे? देखो आयन क्या होता है, आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। अगर आयंस का मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी शो होगी। तो आयंस ही मेन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। अब हमने क्या किया, हमने तो सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। सॉल्यूशन जैसे ही डाइल्यूट हो गया तो पर एमएल पर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए आपके, डिक्रीज हो गए। देखिए यहां पर एमएल पर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, पहले कितने थे, पर एमएल पर 5 आयंस थे, अब कितने हो गए, सिर्फ एक आयन है पर एमएल में। तो नंबर ऑफ आयन अगर आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयंस। अगर आयंस के नंबर ही आपने डिक्रीज कर दिए, डिक्रीज करना मतलब कि आपने डाइल्यूशन करके उसके नंबर से पर एमएल पे उसका कंसंट्रेशन क्या कर दी, उसकी आयन की कंसंट्रेशन पर एमएल के लिए डिक्रीज कर दी है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ साथ पर एमएल पर नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मींस कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस। क्या ये टॉपिक समझ में आ रहा है? डाइल्यूशन जब भी आप करोगे तो पर एमएल पर नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। अगर आयन के नंबर ही आपने पर एमएल के लिए डिक्रीज कर दिया है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था टॉपिक कि क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का। ठीक है, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है कंडक्टिविटी के ऊपर। अब देखो पहले तो आप ये नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर आगे बात करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, वापस बात करते हैं एक बार। हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ आयंस पर एमएल के लिए क्या हो गया, आपके डिक्रीज हो गए। देखो जैसे आप पहले क्या था, हमारे पास 100 ml वॉल्यूम था, उसके अंदर आयंस थे हमारे पास 500। ओके, तो पर एमएल पे कितना आयंस आ रहे थे, 5 आयंस आ रहे थे आपके पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने पर इसका वॉल्यूम ले लिया मैंने, समथिंग कितना हो गया मेरा, हो गया 500 ml। लेकिन आयंस तो क्या है, आयंस तो अभी भी क्या है, सेम ही है ना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं किया है, हमने तो क्या ऐड किया, हमने सॉल्वेंट ऐड किया है। तो अब पर एमएल पे कितना आयन है, तो पर एमएल पे है सिर्फ एक आयन। ठीक है, तो हुआ क्या इससे कि जो आयंस है ना, आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। मेन जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है आयंस की वजह से। अगर आपने आयंस का कंसंट्रेशन अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्वियसली बात है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ऑन डाइल्यूशन, यहां पर इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, रुकिए। यहां पर आप लिख सकते हो, लिखिए मेरे साथ साथ, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। किसकी कंसंट्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या करी, अभी डिक्रीज करी ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर डिक्रीज हो रही है तो बताओ कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, सही है। और ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? कंडक्टिविटी का मेनली इफेक्ट क्या होता है डाइल्यूशन के लिए, डाइल्यूशन का मतलब कंडक्टिविटी पे मेनली इफेक्ट क्या होता है कि डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों के लिए अलग अलग केस है। तो देखिए दोनों को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए यहां पर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी विल increases rapidly
on decreasing in concentration, on decreasing in concentration. concentration में decreasing हो रहा मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन करोगे तभी तो क्या होगी, आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी यहां पर गलत लिख दिया मैंने, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी विल decreases rapidly on decreasing in concentration and conductivity will increases on increasing in कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी, डिक्रीज होगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को अच्छे से। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो हमने पहले जो पॉइंट लिखा है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी कंडक्टिविटी की। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या केस होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तब क्या होगा, तो वो देखते हैं। पहली बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो 100% डिसोसिएट होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट होते हैं। मतलब कि आपने NaCl के मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो आपको Na+ भी कितना मिलेगा, 100, और Cl- भी कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अपना जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, कंप्लीटली क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया अपने आयंस की फॉर्म में। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाता है, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है, जब आप इनके अंदर डाइल्यूशन करते हो, ठीक है, जब इनका आप डाइल्यूशन करते हो तो ये क्या होता है, ये 100% क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। इनके डिसोसिएशन होने पर देखो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, आपको इंक्रीज हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो कितना आयंस थे, ये 100 आपने मॉलिक्यूल लिए इसके। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल लिए तो आपको 100 आयंस Na+ के भी मिले और 100 आयंस Cl- की भी मिले। मतलब कि नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए टोटल सॉल्यूशन के अंदर, 200 हो गए। मॉलिक्यूल कितना लिया था आपने, 100, लेकिन आयंस कितने हो गए, डिसोसिएट होने पर 200 हो गए। तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ अगर आयंस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या देखा कि जब हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो मतलब कि ये कितने हो गए टोटल, 200 आयंस हो गए। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी। अगर मैं इनके मॉलिक्यूल्स का अमाउंट अगर मैं कम कर दूं, अगर मान लो 100 से मैं कितना कर दिया, 50 कर दिया, तो इनके आयंस कितने हो जाएंगे, टोटल 100 हो जाएंगे। ओके, 50 ये मिलेगा और 50 Cl- मिलेगा, तो बताओ कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन आपने डिक्रीज कर दी, जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने केस चेक कर लिया कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट होगा। जब कंसंट्रेशन में इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जब कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कब, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब। ये तो बात कर लिया हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब देखिए, अब बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की, और इसको मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, for a weak electrolyte the change is gradually as it is as gradual, the change is gradual as it is partially ionized, as it is partially ionized in aqueous solution।
तो अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखो, जो 100% आयनाइज हो रहे थे वो तो कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो 100 से थोड़ा कम आयनाइज हो रहेंगे, 100% से थोड़ा कम परसेंट में आयनाइज हो रहेंगे, वो क्या होंगे, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया ए बी, और ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हो आप, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये अभी 20% आयनाइज हो रहा है, ये कितना परसेंट आयनाइज हो रहा है, 20%। इसका आपके पास 100 ml है, इस ए बी इलेक्ट्रोलाइट का आपके पास 100 ml है, और इस 100 ml में ये 20% आयनाइज होकर आपको समथिंग कुछ 100 आयंस प्रोवाइड कर रहा है। मैं क्या मान लेता हूं कि 100 ml आपके पास वॉल्यूम है इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ये 20% आयोनाइज हो रहा है, और आपको 100 आयंस इसके ऑब्टेन हो रहे हैं। तो पर ml में कितना आयन ऑब्टेन हो रहा है, अभी आपको एक आयन ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर मैंने इसका डाइल्यूशन कर दिया, मैंने इसका क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, और मैंने इसका वॉल्यूम कर दिया 200 ml, कितना कर लिया, 200 ml। तो आपको याद होना चाहिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और उसको अभी मैं आगे थोड़ा वापस डिस्कस भी करूंगा। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या करता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करता है वो, कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप डाइल्यूशन करते हो, मतलब कि आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि इसको बोल सकते हो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब कि कितना अमाउंट में ये आयोनाइज हो रहा है। ये जो आयोनाइजेशन परसेंटेज है ना इसका, जो पहले 20% था, वो इसको क्या करता है, वॉल्यूम के बढ़ाने के साथ साथ वो क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि ये 200 ml जब वॉल्यूम आपने कर दिया, जब आपने 200 ml वॉल्यूम कर दिया, तो इसके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़कर हो गई, मान लीजिए कि कुछ 40% हो गई, कितनी हो गई, 40% हो गई। और आयंस कितने ऑब्टेन हो रहे हैं, अब आपको 120 आयंस ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से, अगर 20% ही होता आयनाइजेशन, तो अभी भी यहां पर 100 आयंस ही मिलते हैं आपको। ठीक है, लेकिन ये क्या हो चुका है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ चुका है, वॉल्यूम के बढ़ाने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। मतलब कि ये ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब कि आपको नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं, देखो बढ़ रहे हैं। तो जहां पर पहले ये पर एमएल के लिए सिर्फ आपके पास एक आयन था, अब वो कुछ बढ़ चुका है। ठीक है, वो कुछ बढ़ चुका है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सॉरी बढ़ चुका है मतलब कि कितना हो चुका है, पर एमएल के लिए यहां पर कितना था, एक आयन था। अब वही चीज अगर यहां पर चेक करो, तो यहां पर एमएल के लिए कितने हो रहे हैं, 0.6 आयन हो रहे हैं कुछ। ठीक है, अगर ये 20% ही होता, अगर ये 20% ही होता, ये जो 200 ml है ना, इसके लिए अगर 20% ही होता, तो यहां पर सिर्फ 0.5 आयन आना चाहिए था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 0.5 आना चाहिए था, लेकिन ये कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, नो डाउट वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ आयंस पर एमएल वॉल्यूम में भी क्या हो रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं ना। यहां पर अगर देखो पर एमएल के लिए कितना आ रहा है, 1 ml आ रहा है। अगर इसको मैं 200 कर लेता और डिग्री ऑफ आयनेशन भी अभी 20% ही होती, तो यहां पर कितने होने चाहिए थे आयन, 0.5 आयन ही होने चाहिए था ना, 0.5 होनी चाहिए थे पर एमएल के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर चेक करो आप, पर एमएल के लिए कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। कितना आ रहा है पर एमएल के लिए, कैलकुलेट कर लो, यहां पर 0.6 आ रहा है। मतलब कि जहां पर 0.5 होना चाहिए था, वहां पर कितना मिल रहा है आपको, 0.6 मिल रहा है। मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है आयंस में, आयंस के पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आयंस में क्या हो रहा है, आयंस के नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर आयंस के नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी। सही है, तो यही चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाने की वजह से नंबर ऑफ आयंस ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। तो जहां पर आपके पास पर एमएल में पहले पर एमएल के लिए 0.1 एक आयन ही आ रहा था, वहां पर डाइल्यूशन करने पर एमएल के लिए 0.5 आना चाहिए था, लेकिन वो कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। अगर 0.6 आ रहा है मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए, और अगर नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप डाइल्यूशन करोगे, तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बात है क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ठीक है, लेकिन वो कैसी होगी, ग्रेजुअल इंक्रीज होगी। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना इसका कि ये चीज आपको क्लियर हुई है, नहीं हुई है। अगर नहीं समझ में आया एक बार में, तो वीडियो को वापस रिवाइज कीजिए, 2 से 3 बार से अच्छे से स्टडी कीजिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए, इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। फिर अब हम बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो सेकंड पॉइंट लिखिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी।
ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, तो याद कीजिए लैम्बडा एम क्या था, फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, याद है ना फॉर्मूला। चलिए तो इसकी बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की कि डाइल्यूशन पे क्या होगा। देखो डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, क्या वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो आप, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो मतलब कि कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई, कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई। कंसंट्रेशन कहां है, यहां पर इसमें देखिए फॉर्मूला कंसंट्रेशन क्या है, ये एम, एम क्या है, मोलरिटी ना, मोलरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन ही होती है, मतलब कि आपका एम क्या हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है। मुझे बताओ एम अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1/m क्या हो रहा होगा, बताओ, अगर m डिक्रीज हो रहा है तो 1/m क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, सही है, हो रहा होगा। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होती है ना डाइल्यूशन करने पर, हमने देखा अभी कंडक्टिविटी तो ऑलरेडी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी तो हो रही है डिक्रीज, और 1/m की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब कि एक फैक्टर, एक आपका फैक्टर तो डिक्रीज में डिक्रीमेंट हो रहा है, और दूसरे फैक्टर का क्या हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी का क्या आंसर रहेगा, ये डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो ये डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर कि इन दोनों में से डोमिनेट कौन कर रहा है। अगर 1/m डोमिनेट कर गया तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्बडा एम भी बढ़ जाएगा। अगर कंडक्टिविटी डोमिनेट कर गई तो ये वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो लैम्बडा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब कि डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से डोमिनेट कौन कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है कि इन दोनों में से जो आपकी 1/m है, मोलरिटी है, वो क्या हो जाती है, डोमिनेट कर जाती है। ध्यान रखिएगा ये एक्सपेरिमेंटल बोला गया है, थ्योरेटिकल इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब कि आपका जो 1/m है, इसका जो इंक्रीमेंट है 1/m का, ये क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है। इसका जो इंक्रीजिंग है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी will increases due to will increases for both weak and strong electrolyte, for both weak and strong electrolyte। ठीक है, चीज क्लियर रखना कि एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल करके ये देखा गया है कि आपका जो 1/m का जो फैक्टर है ना, ये डोमिनेट कर रहा है। मतलब कि इसका जो इंक्रीमेंट है वो डोमिनेट कर जाता है कंडक्टिविटी के ऊपर। तो अगर ये फैक्टर पूरा अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैम्बडा एम आपके मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का यही इफेक्ट होता है डाइल्यूशन करने पर, कि डाइल्यूशन करने पर आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इसे एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको यह सिखाता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही केस में मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज होती है। दोनों में इंक्रीज तो होती है, लेकिन किस तरह से इंक्रीज होती है हमें उसकी बात करनी है। तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो थ्योरी है जो मैंने आपको अभी बोला, उसकी कंप्लीट मैंने थ्योरी लिखवा दी है आपको, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आप जब अभी तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आप खुद रिवाइज करोगे टॉपिक को, तब आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपके पास थ्योरी नहीं होगी। तो इस थ्योरी के थ्रू इजीली आप रिलेट करके इस टॉपिक को कंप्लीट समझ लेना। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो इसी में चल रहा है टॉपिक, देखिए ध्यान से। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसको प्रैक्टिकली देख चेक यहां पे लिख लीजिए, आप टॉपिक लिख लीजिए, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बात कर रहे हैं, और यहां पर एक ग्राफ आपको रीड करना आना चाहिए। ग्राफ कुछ इस तरह से है, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इधर इधर जाने पर आपकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इधर जाने पर आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जब इस ग्राफ को बनाया गया प्रैक्टिकल के थ्रू, इस ग्राफ को जब बनाया गया तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना आपके पास, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए हो क्या रहा है,
अगर आप इस ग्राफ में देखें, इधर जाने पे क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन मतलब बढ़ रही है, मतलब कि रूट सी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इधर इधर मूव करने पे क्या हो रहा है, इधर मूव करने पे आपकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब कि रूट सी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस ग्राफ को इस तरह से रीड करना है, जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप इस साइड मूव कर रहे हो, ठीक है, इधर मूव कर रहे हो, कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने के साथ साथ आप देखिए आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा अचीव हो रहा है यहां पर आपको, जहां पर आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो एक एक्सिस पे एक फिक्स वैल्यू पे जाके कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा मेरे साथ साथ, कि हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, देखिए जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। और बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने पर, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने पर, इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने पर आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है एक फिक्स वैल्यू पर अचीव हो रही है, मतलब कि एक फिक्स वैल्यू को कट कर रही है। तो इससे पता क्या चलता है हमें, ध्यान से देखिए, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्म, ये होता है लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एम माइनस सम कांस्टेंट इनटू रूट सी। या फिर हम इसे एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा इनफाइनाइट एम माइनस के रूट सी। तो यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसे आप, ये जो नोट लिखा है, जो इनफाइनाइट की जो बात कर रहा हूं मैं, इसको अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा, अभी कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ मेरे साथ साथ चलते रहिए। तो यहां पर हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन है विथ मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन का, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब समझिए, बात करते हैं एक कंटेनर की। देखिए एक छोटा सा कंटेनर आपके पास, इस कंटेनर को आपने कंप्लीटली फिल कर रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से, सॉल्यूशन की हेल्प से आपने इसे कंप्लीटली फिल कर रखा है। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक है ए प्लस और एक है बी माइनस। तो देखिए कंटेनर की साइज स्मॉल है, ठीक है, इस कंटेनर में ये आयंस क्या हो रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करोगा। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, मतलब कि ये टाइटली हेल्ड है। अगर ये टाइटली हेल्ड है तो क्या इस सॉल्यूशन के अंदर ये इजीली मूवमेंट कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आयंस का मूवमेंट ही नहीं होगा तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि यहां पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, आपकी कम होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट एक नया कंटेनर लिया और उसकी साइज मैंने बिगर कर दी, मैंने बड़ा कंटेनर ले लिया। इसको भी मैंने कंप्लीटली फिल कर लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हेल्प से। और इसमें भी मेरे पास आयन प्रेजेंट है, ए प्लस एंड बी माइनस। अब देखिए दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर आयंस के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर डिस्टेंस बढ़ गई है तो ऑब्वियसली बात है इनकी मोबिलिटी क्या हो चुकी होगी, इंक्रीज हो चुकी होगी। मतलब कि इनके मूवमेंट करने की टेंडेंसी क्या हो चुकी है, इस सॉल्यूशन में बढ़ चुका है। अगर आयंस मूवमेंट ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो रही होगी, इनकी इंक्रीज हो रही होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने और बड़ा कंटेनर लिया, और बड़ा कंटेनर लिया, यहां पर मैंने वही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर लिया है और इसके अंदर अभी वही आयन प्रेजेंट आपके पास, ए प्लस और बी माइनस। इसके कंपेरेटिव यहां पर देखिए आयंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, और बढ़ चुकी है। अगर आयंस के बीच में आपकी डिस्टेंस बढ़ चुकी है तो इनकी वापस फ्री में इनकी मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। मूवमेंट ज्यादा होगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं और बड़ा कंटेनर ले रहा हूं, मैं कुछ इतना बड़ा कंटेनर ले रहा हूं अब, ठीक है। और इतने बड़े कंटेनर में ए प्लस कुछ यहां पर प्रेजेंट है आपका और बी माइनस कुछ यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस इतने बड़े कंटेनर में बताओ इस ए माइनस और बी माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है नेग्लिजिबल हो चुका होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, पहले कुछ इतना अमाउंट था, फिर इतना अमाउंट लिया वो, फिर इतना अमाउंट, फिर इतना अमाउंट लिया, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो इन आयंस की मोबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनके पास वॉल्यूम ज्यादा ऑब्टेन हो रहा है मूवमेंट करने के लिए। अगर इनके पास वॉल्यूम ज्यादा है अब मूवमेंट करने के लिए, तो ये दोनों आयंस एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। अब इस ए प्लस को बी माइनस से कोई मतलब नहीं और इस बी माइनस को ए प्लस से भी कोई मतलब नहीं है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो चुका है, अब नेग्लिजिबल हो चुका है।
तो अब आप यहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी देखोगे वो क्या होगी, इनकी मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुकी होगी। जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन किया है, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो चुका है, उसकी वजह से उनकी मोबिलिटी बढ़ चुकी है, और मोबिलिटी की इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ है, उनकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अब अगर मैं और बड़ा कंटेनर ले रहा हूं, इससे भी और ज्यादा बिगर कंटेनर लेता हूं और उसमें मैं इनको ऐड करता हूं, बताओ अब क्या होगा। इससे भी बड़ा कंटेनर ले रहा हूं तब क्या होगा, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं और बड़ा कंटेनर ले लेता हूं, मान लो मैंने कुछ इतना बड़ा कंटेनर ले लिया, ठीक है, कुछ मैंने इतना बड़ा कंटेनर ले लिया, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। आपके बीच में जो आयंस थे, जब छोटे कंटेनर इस कंटेनर में थे, तब भी इनके बीच में क्या हो चुका था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो चुका था। अब चाहे मैं कितना भी बड़ा कंटेनर ले लूं, मतलब मैं कितना भी डाइल्यूशन कर दूं, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट नहीं होगा तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो यहां पर थी, जो इस केस में थी, वही क्या होगी दूसरे नेक्स्ट केस में भी वही होगी। जब आपने बड़ा कंटेनर लिया तब भी क्या होगी, वही होगी। मतलब कि अब डाइल्यूशन कितना भी करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कितना भी डाइल्यूशन कर दो, एक स्टेज के बाद उनकी मोलर कंडक्टिविटी में आपको कोई भी वेरिएशन शो नहीं होगा, और वो आपको शो हो रहा है। यहां पर देखो, आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन किया मतलब कि आपने कंसंट्रेशन क्या करी, डिक्रीज करी। तो आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन किया तो एक केस ऐसा आया जहां पर आपकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। उस केस में इसकी मोलर कंडक्टिविटी एक फिक्स वैल्यू पर जाके क्या हो चुकी है, अटेन हो चुकी है, और यहां पर आपको कोई भी वेरिएशन शो नहीं हो रहा है। तो मैं यही बात समझाना चाहता हूं आपको कि आप डाइल्यूशन करते जाओ, ठीक है, आप डाइल्यूशन करते जाओ तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीक होगा। उसकी वजह से आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी और आयंस फ्रीली मूव कर सकेंगे। एक केस ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इनके आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो चुका होगा, तब इनकी मोलर कंडक्टिविटी जो भी है वो फिक्स रहेगी। अब चाहे आप कितना भी यहां पर वॉल्यूम ऐड करो, इनकी मोलर कंडक्टिविटी पे कोई भी वेरिएशन शो नहीं होगा, और वो आपने प्रैक्टिकली इस ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो। यहां पर ये जो कंसंट्रेशन आपकी जो है वो जो जीरो अटेन हो चुकी है, इसे बोलते हो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हो इसे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो होती है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कि ये जो लैम्डा नॉट एम लिखा था, लैम्डा नॉट एम लिखा था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या मतलब इसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है। तो मैं यही चीज समझाना चाहता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, मतलब कि कंसंट्रेशन आपकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कंसंट्रेशन हो चुकी है 10 टू द पावर -12 मोलर। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हो चुकी है 10 टू द पावर -12 मोलर, तो मतलब कि एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू मिल चुकी है आपको। तो इस केस में आपकी जो मोलर, जबकि जो कंसंट्रेशन है वो उसे बोलता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपकी जो भी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या यही चीज क्लियर होती है। इस ग्राफ के लिए मैं यही चीज समझाना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा जब डाइल्यूशन कर दोगे तब उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, एक फिक्स वैल्यू को वो अटेन कर लेगा, और उसी को क्या बोलोगे आप, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है। चलिए इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए, और इसके रफ करके मैं आपके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिख रहा हूं, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलिए सुनिए, तो देखिए ये कुछ थ्योरी है, पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। चारों पॉइंट मैंने जो अभी तक आपको थ्योरी में समझाया, मैंने बोर्ड पे जो आपको समझाया था अभी एग्जांपल के थ्रू, वो सारा मैंने इस थ्योरी के अंदर कंप्लीट कवर अप कर लिया है। चलिए एक बार इसे रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, 100% आयोनाइज होते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट है, एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है उसकी, डिक्रीज हो रही है। फिर आगे देखिए, ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेस। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो आयंस के बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आयंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था वो भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या रहेगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कंप्लीटली यहां पे वापस रीड कर लेता हूं मैं। ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेस एंड
एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज डिक्रीजेस। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच देयर मोबिलिटी इंक्रीजेस। अगर उन आयंस की मोबिलिटी, उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, मतलब कि वो क्या हो रहा है, इजीली वो आयंस क्या कर रहे हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, मतलब क्योंकि मोबिलिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अगर मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है, अगर आयंस मूव करेगा तभी तो मोलर कंडक्टिविटी शो करेगा। तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ने के साथ साथ उनकी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे आगे क्या बोला है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब हमने डायल्यूशन क्या किया, बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया है, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन। उस कंडीशन में आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल become so large such that there is no interaction between the ions of an electrolyte and both the ions move independently and hence no further increment in molar conductivity can be observed। ठीक है, मतलब कि जब इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा तब उन आयंस के बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा और दोनों आयंस इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से अगर आयंस अगर इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं तो अब उसमें कितना भी आप वॉल्यूम उसका ऐड कर दो, मतलब कि कितना भी उसका डायल्यूशन कर दो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी में आपको कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा, कोई भी वेरिएशन आपको मेजर नहीं होगा। ठीक है, तभी तो एक फिक्स पॉइंट वहां पर अचीव होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो भी हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, या फिर हम उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा नॉट एम से भी कर सकते हो या फिर लैम्बडा इनफाइनाइट एम के थ्रू भी आप कर सकते हो, आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट थ्योरी थी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो इसे आप पूरा नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा देना चाहता हूं और उसको मैं पहले भी बोल चुका हूं उसके बारे में, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो क्या होता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये एप्लीकेबल है फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है अपने आयंस के अंदर। ठीक है, ए प्लस और बी माइनस के आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है, वो भी इनकम्प्लीट फॉर्म में। चलिए, अब यहां पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन है सी, इसकी कुछ कंसंट्रेशन है सी। अगर इस सी कंसंट्रेशन में से ये कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, मान लेता हूं मैं कुछ सी अल्फा ये अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा सी माइनस सी अल्फा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो जो भी सी अल्फा ये डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितना बचेगा, ये भी सी माइनस सी अल्फा। अब मैं यहां से अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना चाहूं, मतलब कि इस रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट लिखना चाहूं, तो के क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए तो के हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपने सब कुछ 11th क्लास में पढ़ा है, तो मुझे ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, ऑब्वियसली बात है वो 1 से कम होती है ना, मतलब कि ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल होती है। अल्फा क्या होता है, ऑलमोस्ट आपका नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अगर अल्फा आपका नेग्लिजिबल है तो आपका के क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी अंडर रूट के अपॉन सी। क्या ये आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अपॉन सी। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऑन डाइल्यूशन, जब मैं डाइल्यूशन करूंगा तो बताओ उस टाइम पे जब मैं डाइल्यूशन करूंगा तब कंसंट्रेशन क्या हो चुकी होगी बेटा, कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मुझे बताओ मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा होगा, मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलो या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो, कुल मिला के अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा क्या हो रहा होगा, देखो कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने के साथ साथ अल्फा क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसके लिए, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, मतलब कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मैं ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस of weak electrolyte
इंक्रीजेस, क्या ये चीज हम बोल सकते हैं? नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज हो रहा होगा ना। दिख रहा है यहां से। अल्फा क्या होता है? अल्फा मतलब कि कितना वो आयोनाइज हो रहा है, ये कितना आयोनाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन के कम होने के साथ साथ ये क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन के बढ़ रहा है, मतलब कि ए बी ज्यादा आयोनाइज हो रहे हैं। अगर ए बी ज्यादा आयोनाइज हो रहा है मतलब कि आयंस का अमाउंट क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यही चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे थे कंडक्टिविटी में। तब मैंने आपको बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाते हो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां से क्लियर होती है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? यहां पर इंक्रीज होंगे। अब देखिए यहां पर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो देखो यहां पर हमने देख लिया कि डाइल्यूशन करने के साथ साथ नंबर ऑफ आयंस फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट आर इंक्रीजेस। अब चलते हैं आगे। तो देखो ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, मैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करता हूं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन अपनी कौन सी वैल्यू पर पहुंची होगी? डाइल्यूशन के करने के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। और मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बात कर रहा हूं, मतलब कि कंसंट्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच चुकी होगी। कंसंट्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच चुकी होगी। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पर प्रेजेंट है तो बताओ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर प्रेजेंट होगी ना। तो मतलब कि अल्फा क्या होगा? अल्फा विल अप्रोच, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन विल अप्रोच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये चीज बोल सकते हैं हम? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? अल्फा और सी के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है ना। अगर सी कम हो रहा है तो अल्फा बढ़ रहा है। तो सी अगर अपनी मिनिमम वैल्यू पर प्रेजेंट है तो उसका अल्फा क्या होगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। अगर अल्फा मैक्सिमम वैल्यू पर प्रेजेंट है तो कितनी हो सकती है? वो कुछ 100% होगी, वो कुछ 100% होगी या फिर वो 1 होगी। 100% होगी या फिर वो 1 होगी। मतलब कि अल्फा कितना हो चुका होगा? 1 हो चुका होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं यहां से एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं, डेट इज अल्फा 1 हो चुका है। अल्फा 1 कब होता है? अल्फा क्या है? 1 है, ये इसका मतलब 1। ठीक है, ये डिक्रीज मत समझ लेना, ये 1 है, अल्फा 1 है। अल्फा 1 किसके लिए होता है मुझे बताओ? याद करो इक्विलिब्रियम। अल्फा 1 किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि उनके लिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो क्या होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। उनके लिए तो 100% होती है आयोनाइजेशन। तो मतलब कि डाइल्यूशन करने के साथ साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या हो चुका है? 100% हो चुका है। मतलब कि ऑन डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ध्यान से सुनना लाइन, ऑन डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी, या फिर लिखे यहां पर विल बी 100% आयोनाइज्ड। इट मींस they behave like strong electrolyte, they behave like strong electrolyte। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? देखो ध्यान से देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर प्रेजेंट होगी। अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 100% हो सकती है। अब अल्फा 100% किसके लिए होता है? तो वो तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव कर रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? पक्का सोच समझ के आंसर देना, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना कि यहां तक बात आपको समझ में आती है। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करता है। तो मुझे यही चीज समझानी थी यहां पर। तो मैंने एक बार ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको समझाया है अभी तक तो यहां पर, कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते जाओगे, उसके अंदर वॉल्यूम ऐड करते जाओगे, सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड करते जाओगे, तो उसका डाइल्यूशन क्या होगा? बढ़ रहा है। डाइल्यूशन के साथ साथ उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या हो रहा है? उसका अल्फा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब कि नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं? यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन वो किस तरह से इंक्रीज होगी उसके ऊपर हमें ग्राफ स्टडी करना है। एक बार इसे कंप्लीट नोट कीजिए, फिर मैं पूरी बात करता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। चलिए तो देखिए अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है, ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल
increases due to which the number of ions will increases. ओके देखो जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं सॉल्यूशन में तो ऑब्वियसली बात है उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होती है तो उसके लिए ग्राफ है, ठीक है ग्राफ कैसे है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा एम और कंसंट्रेशन के बीच की बात है ये रूट सी है ये। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, देखिए जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सी जब आपकी कंसंट्रेशन जब जीरो हो चुकी है मतलब नेग्लिजिबल हो चुकी है उस पॉइंट पे बात करूं तो उस पॉइंट पे देखो आपको कोई भी वैल्यू अचीव नहीं हो रही है। देखो कोई वैल्यू अचीव नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है ग्राफ आपका स्ट्रेट यहां से मूव कर रहा है, मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है देखो स्ट्रेटली मूव करता जा रहा है, मतलब कि आपको मोलर कंडक्टिविटी आपको फिक्स वैल्यू अचीव नहीं कर सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ध्यान से समझिए इस चीज को कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और बहुत ज्यादा डिक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी का जो ग्राफ देख रहे हो क्या हो रहा है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि मूव करते जा रहा है स्ट्रेट लाइन में फिक्स वैल्यू पे मूव करते जा रहा है लेकिन वो वैल्यू आप अचीव नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है the molar conductivity at infinite dilution for a weak electrolyte cannot be measured experimentally। ठीक है मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी कभी भी एक्सपेरिमेंटल मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी तो वहां पर हम उसे एक्सपेरिमेंटली इजीली मेजर कर पा रहे थे, एक फिक्स वैल्यू हमें अटेन हो रही थी जब हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन थी। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों ही केस में मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इंक्रीज ही होती है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करना इजी है एक्सपेरिमेंटली वहां हम कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल। अब अगर इसका मैं एक्सपेरिमेंटल मेजर नहीं कर सकता हूं तो मैं क्या करूं, तब इसके लिए एक सर आए भाई साहब आए एक नए साइंटिस्ट उनका नाम है कोलराउस, उन्होंने अपना नया लॉ दिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और आज हमने ये सीखा है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। यहां पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। लेक्चर को अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।